नमस्कार। चलिए आज एक खास सफर पर चलते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दिल में, यानी इसके संविधान में। अब ये देखने में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी किताब लग सकती है, लेकिन एक बार इसकी स्मार्ट बनावट समझ में आ जाए तो सब कुछ साफ होने लगता है। तो सोचने वाली बात है ना? इतने बड़े और विविध देश के लिए एक रूल बुक कैसे बनाई जाए? इसे इस तरह से कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि ये सबके लिए आसान हो, निष्पक्ष हो और वक्त के साथ भी मजबूत बना रहे। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह देखना। ये सिर्फ कानूनों का एक ढेर नहीं है, ये हमारे देश के शासन की नींव है, जो हर एक बीम और पिलर को अपनी सही जगह पर रखता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलना शुरू करते हैं। तो आज हम इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि इसके मुख्य स्तंभ यानी इसके भाग क्या हैं। फिर कुछ खास हिस्सों का एक छोटा सा टूर करेंगे। ये भी जानेंगे कि अनुसूचियां कैसे अतिरिक्त जानकारी देती हैं। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये सारी बनावट इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया से शुरू करते हैं कि संविधान असल में एक देश का ब्लूप्रिंट है। जरा सोचिए, अगर कोई बिना किसी नक्शे या प्लान के घर बनाने की कोशिश करे तो बस ईंट, सीमेंट, सरिया सब कुछ एक जगह ढेर हो, क्या होगा? पूरा केओस। बस यही संविधान की जो संरचना है वो इसी केओस को एक सिस्टम में बदल देती है, जिससे ये शासन चलाने के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस शानदार ब्लूप्रिंट के मेन पिलर्स क्या हैं? इन्हें संविधान के भाग या पार्ट्स के नाम से जाना जाता है और यहीं पर इसका असली सार छिपा है। इस ब्लूप्रिंट के जो मेन सेक्शंस हैं उन्हें पार्ट्स कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो जैसे किसी किताब में चैप्टर्स होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। हर एक पार्ट शासन के एक खास विषय या एरिया से डील करता है, जिससे जानकारी को ढूंढना और समझना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। मूल रूप से इसमें 22 अलग अलग भाग हैं। हर भाग देश की जिंदगी के एक अलग पहलू के बारे में बात करता है। सिर्फ ये नंबर ही इस बात का अंदाजा दे देता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ठीक है, तो इन 22 भागों के अंदर आखिर है क्या? चलिए कुछ खास उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं, ताकि ये पता चले कि इनमें किस तरह की बातें होती हैं। ये टेबल हमें संविधान के दायरे की एक झलक देती है। जैसे कि भाग 3 को देखिए, जो हम सबके मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। फिर हैं भाग 5 और 6, जो बताते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें कैसे काम करेंगी। और तो और भाग 18 जैसे हिस्से भी हैं जो इमरजेंसी जैसी असाधारण सिचुएशन को संभालते हैं। सच में ये हमारे देश की जिंदगी के हर पहलू को कवर करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पार्ट्स के अलावा एक और बहुत जरूरी लेयर है, जिसे अनुसूचियां या शेड्यूल्स कहते हैं। अनुसूचियों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक किताब के आखिर में दिए गए अपेंडिक्स की तरह समझना। ये वो जगह है जहां सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स, लंबी लंबी लिस्ट्स और टेबल्स रखी जाती हैं। अगर इन्हें मेन टेक्स्ट में डाल दिया जाता तो उसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए इन्हें बड़े करीने से आखिर में जोड़ा गया है। और भारतीय संविधान ने ऐसी कुल 12 अनुसूचियां हैं। इनमें हर तरह की जानकारी होती है, जैसे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट से लेकर आधिकारिक भाषाओं को तय करने तक की सारी बातें। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो भाग हो गए बड़े आइडियाज और स्ट्रक्चर्स, हमारे देश के स्तंभ। और अनुसूचियां हो गईं वो बारीकियां, वो स्पेसिफिक डिटेल्स जो उन स्तंभों को भरती हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है बड़ी तस्वीर को छोटी छोटी डिटेल्स से अलग रखने का। अच्छा, अब हम ये सब स्ट्रक्चर, पार्ट्स और शेड्यूल्स की बात कर ही क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक साफ सुथरे सिस्टम से कुछ ज्यादा है? असल दुनिया में इसकी क्या अहमियत है? चलिए देखते हैं। देखिए, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। एक क्लियर स्ट्रक्चर का मतलब है कि कानून में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इससे शासन आसानी से चलता है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पता होती हैं। ये कानून को सिर्फ जजों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी थोड़ा सुलभ बनाता है। और हाँ, जब भविष्य में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ती है तो ये ऑर्गेनाइज्ड ढांचा संशोधनों को बहुत आसान बना देता है। आखिर में ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो ढांचा है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के रोजमर्रा के शासन को आकार देता है। ये हमारे अधिकारों, हमारी सरकार और आखिर में हम एक देश के रूप में कैसे काम करते हैं, इन सब पर असर डालता है।
तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जब किसी डॉक्यूमेंट को इतनी सावधानी से, इतने सोच समझकर स्ट्रक्चर किया जाता है, तो ये उसे बनाने वालों की वैल्यूज के बारे में क्या बताता है? ये बताता है क्लैरिटी, ऑर्डर और सबके लिए एक्सेस के बारे में। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम अपने विचारों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। ये उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि वो विचार खुद हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। कभी भारत के नक्शे को ध्यान से देखा है? क्या यह हमेशा से ऐसा ही था जैसा हम आज जानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में भारत के राज्यों की जो सीमाएं हैं ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और मजे की बात यह है कि इन्हें बदलने की ताकत कहीं और नहीं, बल्कि सीधे हमारे संविधान में ही दी गई है। तो आज चलिए इसी अनोखी शक्ति के बारे में जानते हैं। और ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। हमारे संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं? सुनने में ये शायद सिर्फ शब्दों का खेल लगे, है ना? पर यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी एक छोटे से फर्क में भारत की एकता का पूरा सार छिपा हुआ है। तो फिर इस राज्यों का संघ होने का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं हमारे संविधान के पहले ही आर्टिकल में। आर्टिकल 1 ये साफ साफ कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। और ये कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये शब्द बहुत ही सोच समझकर चुना था। उनका मकसद एक ही था, देश की एकता को सबसे ऊपर रखना। अब इस एक लाइन के दो बहुत गहरे मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि भारत का बनना अमेरिका की तरह राज्यों के बीच कोई डील या एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कि किसी भी राज्य को किसी भी हालत में भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये संघ अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है भारत और अमेरिका की तुलना करना। देखिए, अमेरिका को कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब ना तो देश टूट सकता है और न ही राज्यों की सीमाओं को उनकी मर्जी के बिना बदला जा सकता है। लेकिन भारत है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि संघ यानी हमारा देश तो हमेशा एक रहेगा, वो अटूट है। लेकिन जो राज्य हैं उन्हें प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र सरकार बदल सकती है, पुनर्गठित कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार को ये इतनी बड़ी शक्ति कि वो राज्यों की सीमाएं ही बदल दे, आखिर मिलती कहां से है? वेल, इसका जवाब हमारे संविधान के दो बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स में छिपा है। पहला है आर्टिकल 2। ये संसद को पावर देता है कि वो किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में एक नए राज्य के तौर पर शामिल कर सके। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है आर्टिकल 3। यही वो आर्टिकल है जो हमारे संसद को भारत के अंदरूनी नक्शे को बदलने की पूरी आज़ादी देता है। मतलब किसी भी राज्य का एरिया बढ़ाना हो, घटाना हो, उसकी बाउंड्री बदलनी हो या यहां तक कि उसका नाम ही क्यों ना बदलना हो, सब कुछ आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है। इस पूरी सोच को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने एक वाक्य में बहुत ही खूबसूरती से समेट दिया था। उन्होंने कहा, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब सीधा सा है, हमारा राष्ट्र, हमारा देश हमेशा रहेगा, लेकिन इसके जो हिस्से हैं यानी हमारे राज्य, उन्हें देश की भलाई और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गई पावर की बात, लेकिन असल में ये प्रोसेस काम कैसे करता है? मतलब संसद किसी राज्य की सीमाओं को बदलती कैसे है? क्या है इसका तरीका? तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल संसद में तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति इसकी पहले से मंजूरी दे दें। फिर राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य के पास भेजते हैं जिस पर असर पड़ने वाला है, बस उनकी राय जानने के लिए। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, राज्य की जो भी राय हो वो राष्ट्रपति ये संसद पर बाइंडिंग नहीं होती। मतलब वो चाहे तो उस राय को माने, चाहे तो ना माने। और आखिर में इस बिल को पास करने के लिए संसद में कोई खास बहुमत नहीं चाहिए, बस एक सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है। और हाँ, ये सब सिर्फ संविधान की किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। इस पावर का असल में कई बार इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से आज़ादी के बाद से हमारे देश का नक्शा लगातार बदलता रहा है। अगर हम इतिहास में देखें तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का एक बहुत बड़ा पुनर्गठन हुआ था। फिर साल 2000 में एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और हाल फिलहाल की बात करें तो 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। ये सब के सब आर्टिकल 3 की पावर के एकदम जीते जागते उदाहरण हैं।
तो हमने ये तो देख लिया कि संविधान क्या कहता है और ये सब होता कैसे है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस पूरी व्यवस्था का मतलब क्या है। ये भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये सिस्टम पक्का करता है कि देश की एकता सबसे पहले है, राज्यों से भी ऊपर। दूसरा, ये हमारे देश को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि बदलती आबादी और ज़रूरतों के हिसाब से राज्यों को फिर से बनाया जा सके। और तीसरा, ये एक ऐसा तरीका देता है जिससे अलग-अलग क्षेत्रों की इच्छाओं को भी पूरा किया जा सके, वो भी देश की एकता से कोई समझौता किए बिना। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। जैसे जैसे भारत और आगे बढ़ेगा, हमारे संविधान के ये आर्टिकल्स देश की एकता और उसकी विविधता के बीच जो एक नाजुक सा बैलेंस है, उसे बनाए रखने में भविष्य में क्या भूमिका निभाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की कहानी के साथ साथ ही लिखा जाएगा। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरते हैं जो हम सबसे जुड़ा है। भारतीय नागरिक होने का असल मतलब क्या है? आइए समझते हैं कि हमारी नागरिकता की जड़ें कहाँ हैं और ये कैसे हमारे अधिकारों और हमारी जिम्मेदारियों को तय करती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये जो शब्द है नागरिकता या सिटीजनशिप, इसका आखिर मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई भारतीय नागरिक है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसके पास कोई आधार कार्ड या पासपोर्ट है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक कानूनी और सामाजिक रिश्ता है जो एक इंसान को देश से जोड़ता है। आप नागरिकता को एक तराजू की तरह समझ सकते हैं। इसके एक पल्ले में है हमारे अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने रहने का अधिकार, और दूसरे पल्ले में है हमारे कर्तव्य, जैसे देश के कानून का पालन करना, टैक्स देना। तो नागरिकता इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाती है। अब इस रिश्ते को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब भारत एक नया गणतंत्र बन रहा था और हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बड़े सवाल को सुलझाया था। तो भारतीय नागरिकता की पूरी इमारत, आप कह सकते हैं, 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला पिलर है हमारा संविधान, जिसने एकदम शुरुआत में बताया कि कौन भारतीय है, और दूसरा पिलर है संसद का बनाया हुआ कानून, जो आने वाले कल के लिए नियम तय करता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इन दोनों का रोल बिल्कुल अलग है। संविधान का काम था बस एक बार के लिए, मतलब सिर्फ 26 जनवरी 1950 के दिन के लिए ये तय करना कि भाई आज से कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। बस वहीं पर उसका काम खत्म। इसके बाद आता है नागरिकता अधिनियम 1955, जो भविष्य के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करता है कि आगे चलकर किसी को नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी। तो संविधान ने ये शुरुआती काम किया कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के भाग 2 में, जहां आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में सब कुछ बताया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आर्टिकल्स थे, ये सिर्फ एक बार के लिए लागू हुए थे। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये तय करना था कि 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन भारत गणतंत्र बना, उस दिन इस नए देश के पहले नागरिक कौन कहलाएंगे। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये हमें बताता है कि संविधान ने किन किन ग्रुप्स को नागरिकता दी। देखिए, आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए था जो भारत में ही रह रहे थे, जिनका यहाँ स्थायी घर था। फिर आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे। आर्टिकल 7 थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। ये उन लोगों के लिए था जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वापस भारत लौट आए। और आखिर में आर्टिकल 8, ये उन भारतीय मूल के लोगों के लिए था जो भारत से बाहर किसी और देश में रह रहे थे। तो ठीक है, शुरुआती नागरिक कौन होंगे ये तो तय हो गया, लेकिन भविष्य का क्या? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 11 की, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक लाइन हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता को दिखाती है। वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और नागरिकता को लेकर नए नए सवाल खड़े होंगे। इसलिए उन्होंने ये शक्ति भविष्य की संसद को दे दी कि वो समय और जरूरत के हिसाब से कानून बना सके और उसे बदल भी सकें। और इसी आर्टिकल 11 से मिली ताकत का इस्तेमाल करके हमारी संसद ने एक बहुत ही अहम और विस्तृत कानून बनाया, जो आज तक भारत में नागरिकता के सारे मामलों की देखरेख करता है। और वो कानून है नागरिकता अधिनियम, यानी द सिटीजनशिप एक्ट 1955।
सीधे शब्दों में कहें तो आज की तारीख में नागरिकता से जुड़ा हर छोटा बड़ा मामला, किसी को नागरिकता कैसे मिलेगी, कोई विदेशी कैसे भारतीय बन सकता है या किसी की नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है, ये सब कुछ इसी कानून के तहत तय होता है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन कैसे सकता है। इसके मोटे तौर पर 4 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है जन्म से यानी बाय बर्थ, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा है वंश से, बाय डिसेंट, यानी अगर किसी के माता पिता भारतीय हों। तीसरा है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के जरिए, ये कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए है जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति। और चौथा है देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन, जब कोई विदेशी को तय शर्तों को पूरा करके भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करता है। तो अब तक की बातचीत से ये तो साफ है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान का, हमारे वजूद का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये हमें अधिकार देता है और हम सबको एक देश के तौर पर एक साथ जोड़ता है। इसे समझना एक तरह से अपने लोकतंत्र की जड़ों को समझना और उसे मजबूत बनाने जैसा है। और ये सारी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की इस बदलती दुनिया में, जहाँ माइग्रेशन इतना बढ़ गया है, जहाँ पहचान की परिभाषाएं लगातार बदल रही हैं, वहाँ नागरिकता की इस पूरी अवधारणा का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा जरूरी होता जाएगा। आज हम एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट को समझने वाले हैं। एक ऐसा बयान जो भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल में बसता है। सिर्फ एक लाइन है, लेकिन ये सब कुछ बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा वो स्टेटमेंट। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, बिल्कुल सीधा साधा वाक्य, लेकिन यकीन मानिए इन्हीं चंद शब्दों में भारत के पूरे लीगल और मॉरल ढांचे का सार छुपा है। तो सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए इस दावे को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, है ना? ये तो एक बहुत बड़ी घोषणा है, एक बोल्ड डेक्लेरेशन। सोचिए, ये कहना कि संविधान का एक हिस्सा सबसे जरूरी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जब हम इस लाइन को देखते हैं तो हमें सिर्फ शब्द नहीं पढ़ने हैं, हमें ये सोचना है कि इसके पीछे का दावा क्या है, मतलब असल में कहा क्या जा रहा है। और ये स्टेटमेंट हमें फौरन एक बात बताता है, ये हायरार्की की बात कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि संविधान के सारे हिस्से बराबर नहीं हैं, कुछ हिस्से बाकियों से ज्यादा फंडामेंटल हैं। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब समझने के लिए इसे इसके मेन कंपोनेंट्स में तोड़कर देखते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये शब्द ही देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये शब्द यूं ही नहीं चुन लिए गए हैं, ये कोई आम नियम या कानून नहीं है। ये वो अधिकार हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी, मतलब एकदम बेसिक माने जाते हैं। और फिर हमें इनके एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई गई है, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इन अधिकारों को एक कॉन्क्रीट लीगल होम मिलता है। ये सिर्फ अच्छे अच्छे आइडियाज नहीं हैं, संविधान में इनका एक पक्का पता है। और अब आते हैं इस पूरे स्टेटमेंट के दिल पर। ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण, यही 2 शब्द हैं जो पूरी कहानी बदल देते हैं। ये स्टेटमेंट को एक फैक्ट से एक आर्ग्यूमेंट बना देते हैं, और यही वो हिस्सा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल यही उठता है, क्यों? आखिर संविधान के इतने सारे हिस्सों में से इन्हीं अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण का टाइटल क्यों दिया गया है? और ये सवाल हमें एक और गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है। एक नॉर्मल राइट और एक फंडामेंटल राइट में आखिर फर्क क्या है? और जैसा कि हम देखेंगे, ये फर्क जमीन आसमान का है। इसको ऐसे समझिए, ज्यादातर कानून क्या होते हैं? रूल्स, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स वो अलग हैं। वो सिर्फ रूल्स नहीं है जिन्हें फॉलो करना है, बल्कि वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पर बाकी सब कुछ बनता है। असल में इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक मेटाफोर है। मान लीजिए कि पूरा संविधान एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग की नींव यानी फाउंडेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। बाकी सब कुछ इसी नींव पर खड़ा है। आप बिल्डिंग में दीवार का रंग बदल सकते हैं, फर्नीचर हटा सकते हैं, इससे बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नींव को ही हटा दिया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। और ये सारी बातें हमें वापस हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट पर ले आती हैं, लेकिन अब एक नई समझ के साथ। तो सबसे महत्वपूर्ण का मतलब सिर्फ नंबर 1 होना नहीं है,
इसका मतलब है कि ये वो धड़कता हुआ दिल है, वो कोर है जिससे बाकी सब कुछ को जान मिलती है, ताकत मिलती है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने इस एक सिंपल से वाक्य को एनालाइज किया, पर इस प्रोसेस में हमने असल में क्या सीखा? क्योंकि बात यह है कि ये सिर्फ लीगल आर्टिकल्स के बारे में नहीं है। ये कहना कि फंडामेंटल राइट्स सबसे महत्वपूर्ण हैं, ये असल में एक देश के तौर पर हमारे वैल्यूज़ के बारे में एक स्टेटमेंट है। ये आज़ादी, बराबरी और ह्यूमन डिग्निटी के बारे में एक ऐलान है। और ये सारी चर्चा हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये अधिकार वाकई हमारे समाज की नींव हैं, तो क्या सिर्फ इनके बारे में जान लेना काफ़ी है? असली सवाल तो ये है कि इस नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए, इसे बचाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में मौलिक अधिकार आते हैं, लेकिन संविधान सिर्फ अधिकारों की ही बात नहीं करता। वो सरकार को एक दिशा भी देता है और हाँ, नागरिकों से कुछ उम्मीदें भी रखता है। आज हम संविधान की इसी नैतिक आत्मा को समझने जा रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। तो चलिए हमारी पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के इर्द गिर्द रखते हैं। आखिर संविधान एक आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए सरकार को क्या करने के लिए कहता है और बदले में वो अपने नागरिकों से क्या चाहता है? ये सवाल हमें सीधा संविधान के दिल तक ले जाएगा। इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले हमें थोड़ा पीछे हटना होगा और संविधान के बड़े विजन को समझना होगा। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि एक बेहतर भारत का सपना है। बिल्कुल सही। संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि देश चलेगा कैसे, बल्कि ये भी तय करता है कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है, एक न्यायपूर्ण, बराबरी वाला और समृद्ध समाज। और ये संविधान उसी मंजिल तक पहुंचने का एक रोड मैप है। तो इस रोड मैप का जो पहला हिस्सा है वो सरकार के लिए है। इसे सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक समझ सकते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यानी पूरे 16 आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सिद्धांतों को दिए गए हैं। सोचिए, इसे कितना जरूरी समझा गया होगा। इन्हें हम अपने देश का नैतिक कंपास कह सकते हैं, एक ऐसी दिशा दिखाने वाली सुई। हाँ, ये सच है कि आप इन्हें लेकर अदालत नहीं जा सकते, लेकिन ये शासन का मार्गदर्शन करते हैं। हर सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो कोई भी कानून या पॉलिसी बनाते समय इन सिद्धांतों से प्रेरणा ले। अब जरा कुछ उदाहरण देखते हैं तो इनका मकसद और साफ हो जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन की बात हो, या गांव में पंचायत राज को मजबूत करना हो, या फिर सभी नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारे सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखते हैं। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी का ध्यान रखा जाए। लेकिन रुकिए, एक आदर्श राष्ट्र सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती है ना। इस सपने को पूरा करने में हर एक नागरिक की भी तो एक भूमिका है, और यहीं पर आते हमारे मौलिक कर्तव्य। तो अगर निर्देशक सिद्धांत सरकार की टू डू लिस्ट हैं, तो मौलिक कर्तव्य राष्ट्र निर्माण के लिए हम नागरिकों का घोषणा पत्र हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इस महान देश की कहानी के सक्रिय किरदार हैं। देखिए, इसमें संविधान का सम्मान करने से लेकर देश की एकता बनाए रखने तक की बात है। सार्वजनिक संपत्ति से लेकर हमारे पर्यावरण की रक्षा करने तक की बात है। ये सब हमें यही तो याद दिलाता है कि एक महान राष्ट्र बनाना एक साझा जिम्मेदारी है। तो एक तरफ सरकार के लिए सिद्धांत हैं और दूसरी तरफ नागरिकों के लिए कर्तव्य। सवाल यह है कि ये दोनों मिलकर संविधान के उस बड़े सपने को पूरा कैसे करते हैं। असल में इनके बीच का रिश्ता ही सबसे दिलचस्प है। इस पर जरा गौर कीजिए, यह संतुलन कितना खूबसूरत है। एक तरफ राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश हैं, तो दूसरी तरफ नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारियां। एक सरकार को रास्ता दिखाता है तो दूसरा नागरिक को। और सबसे खास बात क्या है, दोनों ही कानूनी मजबूरी पर नहीं, बल्कि विवेक और जिम्मेदारी की भावना पर टिके हैं। इसीलिए इन्हें उन दो मजबूत स्तंभों की तरह देखना चाहिए जो हमारे संवैधानिक सपने के भवन को थामे हुए हैं। एक स्तंभ सरकार के लिए और दूसरा नागरिकों के लिए। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दोनों मिलकर ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि अगर इन पर अमल करना अनिवार्य नहीं है, तो क्या ये सच में मायने रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। इनका असली महत्व कानूनी किताबों में नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना में है। ये वो आवाज़ें हैं जो हमें लगातार याद दिलाती हैं कि हम एक देश के तौर पर क्या बनना चाहते हैं। ये हमारे सामूहिक विवेक की आवाज़ है।
कभी सोचा है कि भारत के दो सबसे ऊंचे, सबसे शक्तिशाली पद कौन से हैं? और वो असल में काम कैसे करते हैं? चलिए आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और उनकी भूमिकाओं, शक्तियों और हाँ, उनके चुनाव के तरीकों को भी करीब से समझते हैं। तो एक सीधे और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। भारत के राष्ट्रपति सच में कितने शक्तिशाली होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ये फाउंडेशनल बात समझते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का असली रोल है क्या। देखिए, ये दोनों पद भारत की कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के शिखर पर हैं। एक है राष्ट्र के प्रमुख और दूसरे हैं देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक अधिकारी। दोनों की अपनी अपनी बहुत खास जिम्मेदारियां हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि कोई इन पदों तक पहुंचता कैसे है? आइए, इनकी जो यूनिक चुनाव प्रक्रिया है उसे जरा डिकोड करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वो ये कि दोनों चुनावों में वोट कौन डालता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी वोट करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही वोट डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव का पूरा सफर एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले उम्मीदवार अपना नाम दाखिल करते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ सांसदों या विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। फिर चुनाव आयोग उन सभी नामांकनों की बारीकी से जांच करता है। इसके बाद वोटिंग होती है और आखिर में वोटों की गिनती के बाद विजेता का ऐलान किया जाता है। ये सब इसलिए ताकि देश के मुखिया को एक व्यापक समर्थन हासिल हो। अच्छा, तो चुनाव हो गया। अब पद पर आने के बाद वो असल में क्या कर सकते हैं? चलिए अब उनकी शक्तियों और उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर एक नजर डालते हैं। इस टेबल को देखते ही दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। राष्ट्रपति के पास सरकार चलाने, कानून बनाने और यहाँ तक कि न्याय से जुड़ी कई बड़ी शक्तियाँ होती हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर सेना के सुप्रीम कमांडर होने तक। वहीं उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो है राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना। चलिए राष्ट्रपति की एक खास शक्ति की बात करते हैं, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। सोचिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है लेकिन देश में किसी जरूरी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? ऐसे में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक कानून की तरह ही काम करता है, पर हाँ, बाद में इसे संसद से मंजूरी दिलवानी पड़ती है। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये वो प्रक्रिया है जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए भी जवाबदेही तय करती है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि महाभियोग सिर्फ एक वोटिंग नहीं है, ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, मतलब एक तरह से अदालत जैसी कार्रवाई जो संसद में चलती है। और ये तभी शुरू हो सकती है जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन जैसा कोई गंभीर आरोप लगे। और इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है। इसकी शुरुआत के लिए भी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, फिर उस पर जांच होती है और आखिर में वोटिंग के लिए एक बहुत ऊंची सीमा तय की गई है। और यही है वो जादुई आंकड़ा 2/3। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद के सिर्फ मौजूद सदस्यों का नहीं बल्कि दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ये इतना मुश्किल है कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रपति हमारे संविधान के संरक्षक हैं और उपराष्ट्रपति व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखते हैं और उच्च सदन को चलाते हैं। ये दोनों भूमिकाएं सरकार के टॉप लेवल पर स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमने देखा कि संवैधानिक ढांचा तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असली चुनौती तो ये है कि असल दुनिया की राजनीति में इन संवैधानिक शक्तियों और राजनीतिक हकीकत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है, और यहीं पर शासन की असली कला सामने आती है। नमस्कार, आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो हमारे लोकतंत्र का दिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की संसद की। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो ट्रैफिक के नियम हैं ये कौन बनाता है? या फिर हमारे टैक्स का क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई की नीतियां कैसी होंगी? ये सब कहाँ तय होता है? ये सारे सवाल ना हमारी रोज की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं और इन सब का जवाब एक ही जगह मिलता है।
और वो जगह है भारत की संसद। देखिए, ये सिर्फ एक शानदार बिल्डिंग नहीं है, असल में तो ये वो जगह है जहां हमारे देश का, हम सबका भविष्य तय होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये संसद है क्या चीज। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, इसकी बुनियाद को समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो संसद हमारे देश की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब सबसे बड़ी संस्था जो कानून बनाती है। यहीं पर वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस तैयार होते हैं जो पूरे देश पर लागू होते हैं। पर रुकिए, संसद का मतलब सिर्फ एक ग्रुप नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके 3 सबसे अहम हिस्सों को जानना होगा। ये तीनों हिस्से मिलकर ही संसद को पूरा करते हैं। तो ये 3 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, फिर है लोकसभा जिसे हाउस ऑफ द पीपल या लोगों का सदन भी कहते हैं, और तीसरा है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यों की परिषद। याद रखिए, ये तीनों मिलकर ही भारतीय संसद बनाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। ये वो सदन है जिसे सीधे सीधे हम सबकी आवाज माना जाता है। तो लोकसभा की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें हम लोग यानी देश की जनता डायरेक्ट चुनती है, हर 5 साल में जो आम चुनाव होते हैं उन्हीं में। इसीलिए तो इसका नाम है लोगों का सदन। वैसे इसे लोअर हाउस या निचला सदन भी कहते हैं। ठीक है, अब लोकसभा से आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे सदन पर। ये लोकसभा से काफी अलग है। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, जिसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं। अब यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। देखिए, राज्यसभा के मेंबर्स को हम लोग सीधे वोट देकर नहीं चुनते, उन्हें चुनते हैं हमारे राज्यों के चुने हुए विधायक यानी MLAs। और इसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि संसद में देश के हर राज्य की बात, उनके हितों की बात रखी जा सके। इसे अपर हाउस या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एक लाइन में समझना हो तो लोकसभा है जनता की सीधी आवाज और राज्यसभा है राज्यों की आवाज। एक में डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरे में इनडायरेक्ट। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोकसभा और राज्यसभा के अलावा एक तीसरा और बहुत ही जरूरी पिलर है जिसके बिना संसद का काम अधूरा है, और वो हैं भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश के हेड ऑफ स्टेट हैं और संसद का एक अभिन्न अंग भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो न तो लोकसभा के मेंबर होते हैं और न ही राज्यसभा के। तो फिर सवाल ये उठता है कि संसद में उनका रोल क्या है? उनका रोल एक तरह से फाइनल गेट कीपर का है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई बिल मतलब कानून का ड्राफ्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो जाता है तो भी वो कानून नहीं बनता। वो कानून का रूप तभी लेता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं, यानी अपने सिग्नेचर करते हैं। उनके दस्तखत के बिना कोई भी बिल कानून की शक्ल नहीं ले सकता। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि कैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद की पूरी तस्वीर बनाते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी व्यवस्था का आखिर मतलब क्या है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसका निचोड़ ये है कि देश को चलाने के लिए ये तीनों हिस्से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ये एक टीम की तरह हैं, जहां हर प्लेयर का अपना एक फिक्स रोल है। ये सिस्टम असल में एक तरह का चेक इन बैलेंस है, जो ये पक्का करता है कि कोई एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए और देश का शासन सही ढंग से, बैलेंस तरीके से चलता रहे। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संसद का सबसे जरूरी काम आखिर है क्या? क्या ये लोगों की आवाज को बुलंद करना है, जो लोकसभा करती है, या फिर राज्यों के हितों की रक्षा करना, जो राज्यसभा का काम है, या फिर इन सबसे ऊपर सिर्फ अच्छे और असरदार कानून बनाना? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। नमस्कार। जब हम भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो कई पिलर्स यानी स्तंभों का जिक्र आता है, लेकिन शायद सबसे जरूरी स्तंभ है हमारी हायर जुडिशरी। तो आज चलिए इसी सिस्टम को थोड़ा करीब से जानते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी अहम क्यों है, इसकी नींव कैसे है। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि भारत के संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? मतलब आखिरी फैसला कौन करता है कि संविधान में लिखी बात का असली मतलब क्या है? पता है, ये एक सवाल हमारी पूरी जुडिशियल सिस्टम के दिल में है और इसका जवाब खैर वो हमें आगे चलकर जरूर मिलेगा।
तो जब हम कहते हैं उच्च न्यायपालिका या हायर जुडिशरी, तो इसका मतलब क्या है? इसमें मेनली दो इंस्टीट्यूशन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। यही वो दो पिलर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि देश में कानून का राज चले और हमारा संविधान सबसे ऊपर रहे। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट वो देश की सबसे बड़ी मतलब एपेक्स कोर्ट है। उसका जो फैसला होता है ना, वो देश की बाकी सभी अदालतों पर लागू होता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। और फिर आते हैं हाई कोर्ट्स, जो हर राज्य की सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी होती है। चलिए, अब जरा इन कोर्ट्स की पावर्स यानी शक्तियों को समझते हैं। जुडिशरी की भाषा में इसे जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किस कोर्ट के पास कौन सा केस सुनने का अधिकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। अब ये क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही शुरू हो सकती है। वो किसी निचली अदालत से अपील के तौर पर ऊपर नहीं आते, उनकी शुरुआत ही यहीं से होती है। तो सवाल उठता है कि ये कौन से मामले हो सकते हैं? जरा सोचिए। मान लीजिए भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो जाए, या फिर दो राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो। और सबसे जरूरी, जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकारों की, तो उन्हें लागू करवाने से जुड़े मामले भी सीधे यहीं सुने जा सकते हैं। अब आते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन पर। ये हायर जुडिशरी की कह सकते हैं सबसे कॉमन पावर है। इसके तहत ये हायर कोर्ट्स निचली अदालतों के फैसलों को रिव्यू कर सकती हैं, उनमें बदलाव कर सकती हैं, या अगर जरूरत पड़े तो उन्हें पूरी तरह से पलट भी सकती हैं। और इसमें किस तरह के मामले आते हैं? सिविल मैटर्स मतलब प्रॉपर्टी या पैसों से जुड़े मामले, क्रिमिनल मैटर्स, और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी, जहां संविधान की व्याख्या का सवाल हो। मतलब देखा जाए तो लगभग हर तरह के केस में न्याय की जो आखिरी उम्मीद होती है, वो यही अदालतें हैं। फिर आता है रिट जुरिस्डिक्शन, और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये दिखाता है कि एक नागरिक के अधिकार कितने जरूरी हैं। इसके तहत अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और कोर्ट वो सरकार को सीधे आदेश जारी कर सकती है कि इन अधिकारों की रक्षा की जाए। तो ठीक है, हमने अदालतों की शक्तियों को तो समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल करता कौन है? मतलब जज कौन बनता है और कैसे बनता है? चलिए अब जरा इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, भारत में जजों की नियुक्ति का जो तरीका है ना, वो काफ़ी यूनिक है और अक्सर इस पर बहस भी होती रहती है। इसे कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। इसमें होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वही नए जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए सरकार को नाम रेकमेंड करते हैं। और ये प्रोसेस कई स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले तो कोलेजियम नामों की सिफारिश करता है। इसके बाद लॉ मिनिस्ट्री इन नामों को रिव्यू करती है। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड की जांच करती है। और जब ये सब हो जाता है, तब आखिर में भारत के राष्ट्रपति फाइनल अप्रूवल देते हैं और अपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, एक फेयर जुडिशियल सिस्टम के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है न्यायपालिका की आज़ादी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जज बिना किसी डर या दबाव के सिर्फ और सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुना सकें। और हमारे संविधान ने इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए कई सेफ्टी शील्ड्स दिए हैं, जैसे कि जजों को उनके पद से हटाना बहुत बहुत मुश्किल है। उनकी सैलरी और सर्विस कंडीशंस फिक्स होती हैं ताकि कोई उन पर प्रेशर ना बना सके। कमाल की बात तो यह है कि पार्लियामेंट में भी उनके कंडक्ट पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। और हाँ, अगर कोई कोर्ट की अवमानना करे तो कोर्ट के पास उससे सजा देने की भी पावर है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमारे लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, और इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी ही चाहिए। ये एक लाइन जुडिशरी की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल सटीक तरीके से बता देती है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, जुरिस्डिक्शन, कोलिजियम, इंडिपेंडेंस, इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सब जानना हमारे लिए और देश के लिए क्यों जरूरी है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1114, सिर्फ 1114। ये सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाई कोर्ट्स को मिलाकर जजों की कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ है। अब जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा की आबादी के लिए कानून का राज बनाए रखने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ इन 1114 जजों पर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जुडिशरी सरकार की ताकत पर एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है।
ये पक्का करती है कि कार्यपालिका और विधायिका मतलब सरकार और संसद संविधान के दायरे में रहकर ही काम करे। इसे ही जुडिशियल रिव्यू की पावर भी कहा जाता है। और आखिर में यही वो इंस्टीट्यूशन है जो हर एक नागरिक के फंडामेंटल राइट्स की आखिरी रक्षक है, अ फाइनल प्रोटेक्टर। जब भी किसी के अधिकारों पर आंच आती है तो न्याय के लिए जो आखिरी दरवाजा खटखटाया जाता है वो हमारे न्यायपालिका का ही होता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कभी सोचिएगा कि अगर एक इंडिपेंडेंट और निडर जुडिशरी ना हो तो आम नागरिकों के अधिकारों का क्या होगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में हमारे लोकतंत्र का भविष्य छिपा है। नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के शासन की एक बहुत ही पेचीदा लेकिन जरूरी पहेली की, केंद्र और राज्यों के बीच का रिश्ता। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतना बड़ा देश चलता कैसे है। कभी सोचा है, एक देश पर सरकारें दो, एक दिल्ली में और एक हमारे राज्यों की राजधानियों में, ये सब एक साथ मिलकर काम करते कैसे हैं? ये सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लगता है ना? चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरे सिस्टम का एक खास नाम है संघवाद यानी फेडरलिज्म। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग का उदाहरण। सोचिए एक सेंट्रल मैनेजमेंट है जो पूरी बिल्डिंग की मेन चीजें देखता है, जैसे सिक्योरिटी, मेन गेट्स, पानी की सप्लाई, मतलब देश। और फिर हर फ्लैट का अपना एक मालिक है जो अपने घर के यानी राज्यों के अंदर के नियम कायदे तय करता है। अब जाहिर है बिल्डिंग को ठीक से चलाने के लिए दोनों का तालमेल तो बहुत जरूरी है। तो ये जो केंद्र और राज्य का रिश्ता है ना, ये असल में 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका है। पहला है विधायी, मतलब कानून कौन बनाएगा। दूसरा है प्रशासनिक, यानी उन कानूनों को लागू कैसे किया जाएगा। और तीसरा, जो अक्सर सबसे अहम होता है, वित्तीय, मतलब पैसे का बंटवारा कैसे होगा। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, विधायी संबंध। एकदम सीधे सीधे कहें तो कानून बनाने का हक आखिर है किसके पास? देखिए, हमारे संविधान ने इस काम को बहुत ही समझदारी से 3 लिस्ट में बांट दिया है। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें वो मुद्दे हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे देश की रक्षा, दूसरे देशों से रिश्ते। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है। फिर आती है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें वो चीजें हैं जो स्थानीय स्तर पर ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ। इन पर राज्यों को अधिकार है। और फिर एक तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, जंगल जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए समवर्ती सूची के किसी टॉपिक पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया और दोनों के कानून एक दूसरे से अलग हैं, तब क्या होगा? जवाब बिल्कुल साफ है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में केंद्र का बनाया हुआ कानून ही माना जाएगा, वही लागू होगा। और ये प्रावधान हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में इसलिए रखा गया है ताकि पूरे देश में एक यूनिटी बनी रहे। चलिए, कानून बनाने की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ और ये देखते हैं कि जमीनी हकीकत में काम होता कैसे है। ये है प्रशासनिक संबंध, यानी कानूनों और पॉलिसीज को लागू करने का पूरा मैकेनिज्म। तो इसका फ्लो कुछ ऐसा है, केंद्र सरकार राज्यों को जरूरी निर्देश देती है और ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो केंद्रीय कानूनों को अपने यहाँ लागू करें। लेकिन इस पूरी मशीनरी को जोड़ने वाली जो असली कड़ी है ना, वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी हमारे आईएएस और आईपीएस अफसर। कमाल की बात यह है कि इनकी भर्ती तो केंद्र करता है, लेकिन ये काम राज्यों में करते हैं। इसी से पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में एक जैसी क्वालिटी और तारतम्यता बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा गया है कि एक मशीन तभी स्मूथली काम कर सकती है जब उसके सारे पुर्जे एक दूसरे में ठीक से फिट हों। हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज बस वही काम करती हैं। वो केंद्र और राज्य की मशीनरी के बीच फिट होकर देश के शासन को एक साथ सुचारू रूप से चलाती हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले पिलर की, वित्तीय संबंध। सीधी भाषा में कहें तो पैसे का खेल। इसका बंटवारा कैसे होता है? यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा साफ है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स जैसे जो बड़े बड़े टैक्स हैं वो केंद्र सरकार वसूलती है। वहीं दूसरी तरफ राज्यों के पास एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स या फिर जमीन जायदाद की खरीद बिक्री पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी जैसे टैक्स लगाने का अधिकार है। और इस तस्वीर से बात और भी साफ हो जाती है। टैक्स का एक बड़ा हिस्सा
केंद्र के खजाने में जमा होता है, जिसे बाद में एक फॉर्मूले के तहत राज्यों के साथ बांटा जाता है। ये जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है ना, ये केंद्र राज्य संबंधों का एक बहुत ही अहम और सच कहें तो कभी-कभी बहुत सेंसिटिव पहलू भी है। अब इस बंटवारे को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी संस्था है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में इसका गठन होता है और यही आयोग ये सिफारिश करता है कि केंद्र के टैक्स कलेक्शन का कितना % राज्यों को मिलना चाहिए और किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। इसका मकसद पूरे देश में एक फाइनेंशियल बैलेंस बनाए रखना है। तो हमने इन तीनों पिलर्स को समझ लिया। अब अगर हम एक स्टेप पीछे जाके पूरे पिक्चर को देखें तो ये साफ नजर आता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। इस रिश्ते में हमेशा 2 तरह की ताकतें एक साथ काम करती हैं। एक तरफ है सहयोग की ताकत, जो राष्ट्रीय एकता, एक जैसी पॉलिसीज और देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ तनाव की वजह भी है, जैसे संसाधनों के बंटवारे पर झगड़े, राज्यों की ज्यादा आज़ादी की मांग या फिर किसी पॉलिसी पर केंद्र और राज्य का अलग-अलग मत रखना। तो कुल मिलाकर भारत का ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये असल में यूनिटी और ऑटोनॉमी यानी एकता और स्वायत्तता के बीच बैलेंस बनाने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे भारत जैसी विशाल डाइवर्सिटी को एक राष्ट्र के धागे में पिरोकर रखने के लिए ही बनाया गया है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये संतुलन हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? जैसे जैसे देश की राजनीति बदल रही है, समाज की ज़रूरतें बदल रही हैं, केंद्र और राज्यों के बीच का ये कॉम्प्लेक्स रिश्ता भविष्य में क्या शक्ल लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। नमस्ते, चलिए आज बात करते हैं उस सरकार की जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, हमारी अपनी लोकल गवर्नमेंट। आखिर ये काम कैसे करती है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अपने मोहल्ले की टूटी सड़क कौन ठीक करवाता है? या फिर घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है उसे कौन बदलता है? पार्क में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, इसका जवाब ना तो दिल्ली में बैठा है और ना ही किसी राज्य की राजधानी में। इसका जवाब तो हमारे बहुत बहुत ही करीब है। तो आज का जो सिस्टम है ना, उसे अगर ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा। देखते हैं कि पहले लोकल गवर्नेंस की कहानी असल में थी क्या। जरा 1992 से पहले की तस्वीर इमेजिन कीजिए। लोकल सरकारें थीं तो जरूर, लेकिन कह सकते हैं कि बस नाम के लिए। उनके हाथ ना पूरी तरह से बंधे हुए थे, अधिकार तो बहुत ही कम थे और पैसों के लिए तो वो हमेशा राज्य सरकारों का मुंह ताकती रहती थी। और चुनाव, अरे चुनावों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, कभी भी हो जाते थे, कितने भी साल के गैप पर। सीधी सी बात यह है कि आम आदमी और जो लोग फैसले ले रहे थे उनके बीच एक बहुत बड़ी गहरी खाई बन चुकी थी। और फिर सब कुछ बदला, एक नया दौर आया। इन दोनों समय में जमीन आसमान का फर्क था। आप सोचिए, जहां पहले इलेक्शन का कोई भरोसा ही नहीं था, वहीं अब हर 5 साल में चुनाव कराना कंपल्सरी हो गया। जहां पहले ये बॉडीज बिल्कुल पावरलेस थीं, अब उन्हें मिला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी देश के सबसे बड़े कानून से मिली ताकत। तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था सच में। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सारी तस्वीर ही पलट कर रख दी। बस यहीं से इंडियन डेमोक्रेसी की कहानी में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जिसने पावर के मायने ही बदल दिए। ये बदलाव आया एक नंबर की शक्ल में, और वो नंबर था 73, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। इसी एक संशोधन ने भारत के गांवों की तकदीर बदलने की नींव डाल दी। लेकिन ये अकेला नहीं था, इसके ठीक साथ आया एक और नंबर 74। तो ये जोड़ी थी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, और इन दोनों ने मिलकर भारत में लोकल गवर्नमेंट की पूरी कहानी को ही कह सकते हैं दोबारा लिख दिया। अब ये जो शब्द है संवैधानिक संशोधन, सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है देश के सबसे बड़े कानून, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पक्का परमानेंट बदलाव करना। ये कोई टेम्पररी रूल नहीं था, नहीं, ये तो डेमोक्रेसी की नींव में किया गया एक ऐसा मजबूत सुधार था जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट की, वो संशोधन जिसने भारत के गांवों के लिए पंचायती राज सिस्टम को जन्म दिया। तो ये जो सिस्टम है, इसे एक पिरामिड की तरह समझिए।
इसके 3 लेवल हैं। सबसे नीचे सबसे बुनियादी लेवल पे है ग्राम पंचायत। ये एक गांव या कुछ गांवों को मिलाकर बनती है। फिर इसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल। यहाँ होती है पंचायत समिति। इसका काम होता है अपने नीचे की कई ग्राम पंचायतों के काम में तालमेल बिठाना। और फिर सबसे ऊपर टॉप पर है जिला परिषद, जो पूरे के पूरे जिले के लिए प्लानिंग करती है। तो ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है ना, ये पक्का करता है कि फैसले एकदम ग्रासरूट्स लेवल पर जमीन से जुड़कर लिए जाएं। तो ये तो हो गई गांव की कहानी। लेकिन हमारा देश तो सिर्फ गांवों में ही नहीं, शहरों में भी बसता है। तो वही शहरों का क्या? शहरों के लिए क्या व्यवस्था की गई? बस यहीं पर आता है 74th अमेंडमेंट का रोल। शहरों के लिए भी बिल्कुल वैसा ही 3 टियर मॉडल अपनाया गया, लेकिन यहाँ पर ये शहर के साइज और आबादी पर डिपेंड करता है। जैसे जो इलाके अभी गांव से शहर बन रहे हैं, ट्रांजिशनल एरियाज हैं, वहाँ होती है नगर पंचायत। फिर जो छोटे शहर हैं, उनके लिए बनाई गई नगर परिषद। और फिर आते हैं हमारे बड़े बड़े महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे, वहाँ काम करती है नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत और नगर निगम का पूरा स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, पर असली सवाल तो ये है कि सो व्हाट? इससे फर्क क्या पड़ा? क्या ये सिर्फ कुछ नए नाम और नए ऑफिस बना दिए गए, या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये हमारे लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए आखिर जरूरी क्यों है? महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। और सच पूछिए तो इन संशोधनों ने इसी आत्मा को एक आवाज दी। पावर को दिल्ली और स्टेट कैपिटल्स के बड़े बड़े दफ्तरों से बाहर निकाला और सीधा लोगों के हाथ में दे दिया, उनके अपने गांव में, उनके अपने मोहल्ले में। और जानते हैं, इन सुधारों का एक सबसे रेवोल्यूशनरी पहलू क्या था? वो था सोशल जस्टिस। इतिहास में पहली बार ये कंपलसरी किया गया कि लोकल बॉडीज में कम से कम 1/3 यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये देश की आधी आबादी को डिसीजन मेकिंग टेबल पर लाने का एक ऐतिहासिक, एक जबरदस्त कदम था। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकला? इसका असर बहुत बहुत गहरा हुआ। डेमोक्रेसी की जड़ें, जो पहले सिर्फ संसद या विधानसभाओं तक थी, अब वो देश के हर गांव, हर गली तक पहुंच गईं। डेवलपमेंट के फैसले अब ऊपर से नहीं, बल्कि लोकल जरूरतों के हिसाब से होने लगे। लाखों महिलाओं को और पिछड़े समुदायों के लोगों को पहली बार पॉलिटिकल लीडरशिप का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, सरकार और आम आदमी के बीच जो एक बड़ी सी दूरी थी ना, वो कम होने लगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन सुधारों ने इंडियन डेमोक्रेसी को एक नई और बहुत मजबूत दिशा दी। पर क्या हमारा काम यहीं खत्म हो जाता है? क्या बस इतना कर लेना ही काफी है, या फिर डेमोक्रेसी को और गहरा और ज्यादा मजबूत बनाने का ये सफर अभी भी जारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा। हम सब अक्सर सोचते हैं कि भारत का लोकतंत्र बस चुनावों और सरकारों से ही चलता है, लेकिन असल में इसकी नींव में कुछ ऐसे साइलेंट गार्डियंस भी हैं जो पर्दे के पीछे से ये पक्का करते हैं कि ये पूरा सिस्टम, ये ढांचा कभी कमजोर न पड़ने पाए। तो चलिए आज इन्हीं अदृश्य स्तंभों की बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि गवर्नेंस के इस बड़े खेल में रेफरी कौन है? जरा सोचिए, अगर सत्ता में बैठे खिलाड़ी ही नियम बनाने लगे तो फिर फेयरनेस की, निष्पक्षता की गारंटी कौन देगा? इसी सवाल का जवाब हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। और इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही छिपा है। हमारे संविधान ने ही कुछ खास संरक्षकों को बनाया है। ये ऐसे संस्थाएं हैं जिनका एक ही काम है, किसी भी राजनीतिक असर से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ नियमों की रक्षा करना। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो वॉचडॉग्स हैं, वो प्रहरी हैं जो सरकार पर भी नजर रखते हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि देश के सबसे शक्तिशाली लोग, यहाँ तक कि खुद सरकार भी, संविधान के दायरे में रहकर ही काम करें। ठीक है, पर सवाल ये है कि इन संस्थाओं को इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर मिलती कहाँ से है? आखिर ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ये स्पेशल दर्जा देती है? चलिए इसे समझते हैं। इसका जवाब एक शब्द में है, संविधान। देखिए, इन बॉडीज की पावर किसी सरकार या संसद के बनाए कानून से नहीं आती। ये अपनी ताकत, अपना अस्तित्व, अपनी आज़ादी सीधे सीधे भारत के संविधान से लेते हैं। और यही वो बुनियाद है जो इन्हें सबसे अलग और मजबूत बनाती है।
इसे ऐसे समझिए कि इनकी शक्ति खेल के खिलाड़ियों से नहीं बल्कि खेल की रूल बुक से आती है। और इसका मतलब एकदम साफ है, ये संस्थाएं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार को जवाबदेह नहीं हैं। इनकी सिर्फ एक ही वफादारी है और वो है संविधान के प्रति। बस इसी वजह से ये पूरी तरह आज़ाद होकर काम कर पाती हैं। तो ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें। अब जरा असली दुनिया में आते हैं और मिलते हैं इस खेल के कुछ सबसे जरूरी और असली रेफरीज से। इनमें कुछ बड़े नाम हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन, जो हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनावों को मुमकिन बनाता है। फिर है यूपीएससी, जो देश की ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी को चुनता है। फाइनेंस कमीशन, जो केंद्रों और राज्यों के बीच पैसे का हिसाब किताब ठीक रखता है। और हाँ, सीएजी, जो सरकार के हर एक रुपए पर अपनी पैनी नजर रखता है। यहाँ इनके कामों को देखें तो पता चलता है कि ये कितने अलग अलग लेकिन कितने ज़रूरी काम करते हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन है जो आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव कराता है, तो दूसरी तरफ यूपीएससी ये पक्का करता है कि देश को सबसे काबिल अफसर मिले। फाइनेंस कमीशन पैसों के बंटवारे में फेयरनेस लाता है और सीएजी तो सरकारी खजाने का पहरेदार है। मतलब ये सब मिलकर लोकतंत्र के हर कोने की रखवाली कर रहे हैं। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ये बॉडीज क्या हैं और क्या काम करती हैं, लेकिन असली सवाल पर आते हैं, ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? अगर ये ना होते तो क्या फ़र्क पड़ता? इनका असल महत्व क्या है? देखिए, इनके महत्व को हम 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब रूल ऑफ लॉ को कायम रखते हैं। दूसरी बात, ये सरकार को अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि असली बॉस तो जनता है। और तीसरा, ये पूरे सिस्टम में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी यानी निष्पक्षता और पारदर्शिता लाते हैं, जिससे हम सबका भरोसा बना रहता है। अगर एक लाइन में कहें तो ये भारत के लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस की स्ट्रक्चरल गारंटी हैं। इनका सबसे बड़ा काम है सत्ता के तराजू को बैलेंस्ड रखना, ये पक्का करना कि पावर किसी एक के हाथ में सिमटकर न रह जाए। तो अगली बार जब भी भारत के लोकतंत्र की बात हो तो सिर्फ सरकारों और नेताओं के बारे में ही नहीं, जरा इन अदृश्य संरक्षकों के बारे में भी सोचेगा और खुद से ये सवाल पूछेगा कि इन इंडिपेंडेंट गार्डियंस के बिना भारत का लोकतंत्र कैसा होता। शायद इसी सवाल के जवाब में इनका असली महत्व छिपा है। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारतीय संविधान के संशोधनों की दुनिया में, ये समझने के लिए कि भारत की नींव यानी हमारा संविधान वक्त के साथ कैसे सांस लेता है, कैसे बदलता है और कैसे हमेशा जिंदा रहता है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या संविधान को बदला जा सकता है या ये कोई ऐसी पत्थर की लकीर है जिसे कभी मिटाया ही नहीं जा सकता? इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कोई धूल खाती हुई पुरानी नियमों की किताब नहीं है। नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। इसे बनाया ही ऐसे गया था कि ये देश और समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढाल सके। और इस बात को खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से बेहतर कौन कह सकता है? उन्होंने कहा था कि संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये तो जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा हमेशा उस दौर की आत्मा होती है। क्या खूब बात है। ये शब्द साफ दिखाते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों की सोच कितनी दूर की थी। वो चाहते थे कि ये हमेशा रेलेवेंट रहे। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव होता कैसे है? क्या कोई जादू की छड़ी है? नहीं, इसका तरीका खुद संविधान के अंदर ही दिया गया है और उसका नाम है आर्टिकल 368। समझिए, ये वो खास औजार है, वो टूल है जिससे संविधान में बदलाव किए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जानते हैं कैसी है? बिल्कुल जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। स्टेप 1, बिल को संसद के किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी पेश किया जाता है। स्टेप 2, फिर इसे दोनों सदनों से एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होता है। मतलब जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 की हाँ चाहिए। और स्टेप 3, जैसे ही राष्ट्रपति की मुहर लगी, बूम, ये बदलाव हमारे संविधान का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन इसका असली असर कैसा दिखता है? चलिए अब कुछ बड़े और मजेदार संशोधनों की कहानी देखते हैं। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि देश की जरूरत पड़ने पर हमारे संविधान ने कैसे करवट ली। स्क्रीन पे एक नंबर है 21।
21। आज ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है ना? लेकिन एक जमाने में भारत में एक बहुत बहुत बड़े लोकतांत्रिक अधिकार की लक्ष्मण रेखा थी ये। कौन सा अधिकार? चलिए देखते हैं। जी हाँ, वोट देने का अधिकार 1989 में आया 61वां संशोधन, और इसने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर सीधा 18 साल कर दी। जरा सोचिए, सिर्फ एक बदलाव और देश के करोड़ों नौजवानों के हाथ में अपनी सरकार चुनने की ताकत आ गई। कितना बड़ा गेम चेंजर था ये। फिर आया साल 2002 और 86वां संशोधन, और इसने क्या किया? इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने देश की आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के भविष्य को सिक्योर कर दिया। एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पहचान बना 101वें संविधान संशोधन की। एक ऐसा बदलाव जिसका मकसद था भारत के पूरे इकोनॉमिक मैप को ही बदल देना। और इसी संशोधन से आया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। आइडिया सिंपल था, जो ढेरों अलग अलग तरह के सेंट्रल और स्टेट टैक्स थे, उन सबको हटाकर एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाना, ताकि पूरा देश एक कॉमन मार्केट बन सके। यह आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था, जिसके फायदे और नुकसान पर आज भी बहस जारी है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। 1985 में आया 52वां संशोधन, जिसे हम सब दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसने उस आया राम गया राम वाले कल्चर पर रोक लगाने की कोशिश की। मतलब जब चुने हुए नेता अपनी मर्जी से पार्टियां बदल लेते थे और सरकारें गिर जाती थीं, ये कानून उसी अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया था। ओह, और ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। 42वां और 44वां संशोधन, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, 1976 में इमरजेंसी के दौरान आया 42वां संशोधन, जिसे कुछ लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया, मौलिक अधिकारों पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सिर्फ 2 साल बाद 1978 में आया 44वां संशोधन, और इसने क्या किया? इसने 42वें संशोधन के कई बड़े बदलावों को पलट दिया। कार्यकाल वापस 5 साल किया, अधिकारों को फिर से बहाल किया। यह दिखाता है कि हमारा संविधान खुद को कैसे बैलेंस करता है, कैसे अपनी गलतियों को सुधारता है। तो इतनी सारी कहानियों और बदलावों को देखने के बाद सवाल उठता है कि संविधान के भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है? और इसका जवाब यह है कि हमारा संविधान एक बदलते हुए भारत का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। इसमें बदलाव की जो ये क्षमता है ना, ये इसकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वो चीज है जो इसे आने वाली हर पीढ़ी के लिए हमेशा रेलेवेंट बनाए रखती है। और अब एक सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसकी ज़रूरतें भी बदल रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के भारत के लिए अगला बड़ा संवैधानिक बदलाव क्या होना चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा।